Good morning, class. This is our new Anaphysio class in which today we will study about the physiology of digestive system, which includes the remaining part of physiology, that is accessory organs. क्योंकि भाई देखिए, हमने जब लास्ट फिजियोलॉजी की क्लास पढ़ी थी उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल अपन ने पूरी पढ़ ली थी। एलिमेंट्री कैनाल की कंप्लीट फिजियोलॉजी हम लोगों ने इन शॉर्ट इंट्रोडक्टरी फॉर्म में देख ली थी। अब सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल ही तो इन्वॉल्व नहीं होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। उन एसेसरी ऑर्गन्स में ये 4 मेन एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो इनको भी हम पढ़ लें। यहाँ डायग्रामेटिकली ये सारी चीज़ें बताए हुए हैं। ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, ग्रीन कलर से ही राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लीवर की बताई गई है, म्यूकोसा बताया गया है, सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये लाइट क्रीम कलर की ड्यूडेनम बताई गई है, पेल येलो कलर की पेनक्रियास बताई गई है, ड्यूडेनम जेजेनम सब चीज़ें बताई गई है डायग्राम के अंदर। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले 3 तरह की ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड सीरोस और वाटरी सीक्रीशन को प्रोड्यूस करती है। सब मैक्सिलरी जिसको अपन मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ये सीरोस और म्यूकस सीक्रीशन को प्रोड्यूस करती है। और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करती है जिसमें मेनली म्यूकस होता है। सलाइवा जिसमें मेनली म्यूकस होता है उसका सीक्रेशन सब लिंगुअल ग्लैंड करती है। दूसरी स्ट्रक्चर थी एसेसरी लिवर। पहली सलाइवरी हो गई जिसमें 3 ग्लैंड अपन ने पढ़ ली, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। अब लिवर एक लार्ज एसेसरी ऑर्गन होता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम का जो कि कॉन्स्टेंटली एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल। लिवर लार्ज एसेसरी ऑर्गन है या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी आप इसको कह सकते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम में ये इन्वॉल्व रहता है, एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है या फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तब तक जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन को उस बाइल की आवश्यकता ना पड़े। जैसे आवश्यकता पड़ जाएगी वो जीबी से निकलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। सुन लीजिए बच्चों, ये अपन सारे इंट्रोडक्टरी क्लासेस ही पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल में मैं इन सब स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ाऊंगी। इंट्रोडक्टरी क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनसे डिटेल याद नहीं होएगा, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ो, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिख करके आओ, पेपर खाली मत छोड़ देना। तो इसलिए मैं हर तरह से पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी पढ़ सकें, एवरेज भी पढ़ सकें, अच्छे से और अच्छे से मार्क्स ला सको आप। अब लिवर और गॉल ब्लैडर, तीसरी चीज़, लिपिड की प्रेजेंस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो उस समय लिपिड की वजह से एक हार्मोन कोलसिस्टोकाइनिन CCK वो रिलीज़ होना शुरू होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही फैट आता है, लिपिड आता है, तो उसकी वजह से CCK हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है और उस CCK की वजह से गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होना शुरू होता है। लिपिड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया जिससे कि CCK रिलीज़ होना शुरू हुआ और CCK जो है वो गॉल ब्लैडर से बाइल के रिलीज़ को शुरू करवा देता है। बाइल में बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं जो कि उस फैट को अब एमल्सिफाई करेंगे। मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लार्ज फैट मॉलिक्यूल का स्मॉल में टूटना, कॉम्प्लेक्स फैट का सिंपल में टूटना एमल्सिफिकेशन कहलाता है। वो कौन करवाता है? बाइल, क्योंकि बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं जिससे कि ये फैट जो है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ये वापस से यहाँ पर ये लीवर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। लीवर अपने बाइल को कॉमन हिपैटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में भेज रहा है। गॉल ब्लैडर में वो तब तक स्टोर रहता है तब जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड नहीं आ जाता। हमने पढ़ा ना लिपिड का जो डाइजेशन है मेनली कहाँ चल रहा है? ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम में जैसे लिपिड आ जाएगा तो वैसे ही ये बाइल जो है वो सिस्टिक डक्ट से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा? ड्यूडेनम में आ जाएगा। ये मेजर ड्यूडिनल पैपिली दिखाए गए हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई बताए गए हैं,
ये ड्यूडेनम का पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पोर्शन है ये। और ये पेनक्रियास, जिसकी पेनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं, पेनक्रियास अपना सिक्रीशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगा। अब नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। पहले तो लीवर गॉल ब्लैडर को एक साथ पढ़ा। गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल स्टोर होता है खाने के दौरान, मील के दौरान। ये बाइल को सिक्रीट करेगा ड्यूडेनम में बाइल डक्ट के द्वारा खाने के दौरान, मील टाइम में। बाइल तो स्टोर तो तब हो रहा है जब आपने एक खाना खाया और फिर दूसरा खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट से लंच, लंच से अगेन ब्रेकफास्ट, अगेन ब्रेकफास्ट से डिनर के बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है उस दौरान तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और जिस समय आप खाना खा रहे होते हैं उस समय बाइल ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है। बाइल में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बाइल एक एमल्सीफायर है, ना कि एंजाइम है। एमल्सीफायर मतलब बाइल का काम है केवल फैट को तोड़ना, लार्ज फैट को स्मॉल में तोड़ना। ये एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता। एमल्सीफायर डेफिनेशन दी हुई है, ये फैट को डिसॉल्व कर देता है वाटर कंटेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एमल्सीफायर का मतलब क्या है? एमल्सीफायर कौन है? बाइल एमल्सीफायर है और ये इंटेस्टाइन में फैट को वाटरी कंटेंट में डिसॉल्व करता है। अब हो गया भाई गॉल ब्लैडर भी। अब एक पेनक्रियास बची है, बाकी अपन ने एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम वगैरह सब पढ़ लिए। अब फंक्शन पढ़ लेते हैं भाई लीवर के। लीवर का फंक्शन क्या है? ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। ये मेन दो फंक्शन है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। कितनी? 70 से 90 mg ग्लूकोज पर 100 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में रहती है और यही मेंटेन होनी ज़रूरी है। इससे कम या ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, तो दोनों ही नुकसानदायक है। तो 70 to 90 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो ब्लड में है वो होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा और उस इंसुलिन की वजह से लिवर उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये ग्लाइकोजन आपके लिवर और मसल में जाके स्टोर हो जाएगी। ब्लड ग्लूकोज की इससे कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ये ग्लाइकोजन फिर लीवर और मसल में स्टोर हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता कब पड़ेगी? तब जब आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप फास्ट करोगे, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है और वो बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। तीसरा, ये आयरन को भी स्टोर करता है। रेड ब्लड सेल्स जाकर के स्प्लीन में स्टोर हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होकर के स्प्लीन में चली जाती है। इसीलिए अपन स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रगाह कहते हैं। तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी टूटने बाद जो उसका हीमोग्लोबिन बचेगा उसको लीवर में भेज दिया जाता है टूटने के लिए। ये आयरन जो है, इस हीमोग्लोबिन से आयरन रिलीज होगा जो कि लीवर में स्टोर हो जाएगा और बाइल पिगमेंट्स भी बनेंगे हीमोग्लोबिन के टूटने से। ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी तो सिर्फ इतना याद करिए कि लीवर आयरन को स्टोरेज करता है कैसे। जब आरबीसी टूट करके स्प्लीन में चली जाती है तो उसका हीमोग्लोबिन लीवर में जाएगा, लीवर में जाकर टूटेगा। हीमोग्लोबिन के टूटने से आयरन निकलेगा जो कि लीवर में स्टोर होगा और प्लस हीमोग्लोबिन के टूटने से बाइल पिगमेंट बनेगा जो कि आगे बाइल में रोल प्ले करेगा। भाई बाइल बनता है ना लीवर से ही। फोर्थ, लीवर में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। लीवर सिंथेसाइज करता है कुछ ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन को, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन वगैरह लीवर में बनते हैं। ये लीवर के फंक्शंस। फिफ्थ फंक्शन, ये अमाइनो एसिड का डीअमीनेशन करवाता है। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया होगा, प्रोटीन का चैप्टर पढ़ाया है। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर 4 रिएक्शंस आती हैं: डी कार्बोक्सिलेशन, डीअमीनेशन, ट्रांसअमीनेशन और यूरिया साइकिल। तो उसमें जो डीअमीनेशन है अमाइनो एसिड का वो लीवर में चल रहा होता है, लीवर के द्वारा चल रहा होता है। जब अमाइनो एसिड एक्सेस में हो जाते हैं तो उनको लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उनका अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है और वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है।
ये डीअमीनेशन का चलता है लीवर, क्योंकि आप जानते हो लीवर में तो चलती है यूरिया साइकिल, और कहाँ चलेगी, तो लीवर में यूरिया साइकिल चलती है। तो फिफ्थ फंक्शन है लीवर में यूरिया साइकिल का चलना। ये यहाँ प्रोसेस दिखाया गया है कि ये डीअमीनेशन हो रहा है अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो ग्रुप और ये कार्बन रेजिड्यू बच गया, अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बन गया जो कि सेल के लिए टॉक्सिक है। इस अमोनिया को लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक है और वो यूरिन में रिमूव हो जाता है। जो कार्बन रेजिड्यू है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर मसल में स्टोर हो जाएगा। खत्म लीवर के 5 फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन थे देखें क्या अपन वापस से। ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, बाइल का प्रोडक्शन कर रहा है, आयरन को स्टोर करता है लीवर, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और अमाइनो एसिड का डीअमीनेशन कर देता है, या आप कह दीजिए यूरिया साइकिल चलाता है भाई। अब पैनक्रियाज लास्ट एसेसरी ऑर्गन। पैनक्रियाज एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्ट सिस्टम का। ये केमिकल को रिलीज करता है डाइजेशन के लिए। सीक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाज को, सीक्रेटिन अपन ने स्टमक में पढ़ा था ना, स्टमक में बताया था मैंने आपको। ये सीक्रेटिन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एक सॉल्यूशन जिसमें बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं ऐसे सॉल्यूशन को रिलीज़ करे। पैनक्रियाज एक सॉल्यूशन रिलीज़ होता है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होता है। वो सॉल्यूशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक काइम को, और ब्लड पीएच रेज द ब्लड पीएच फ्रॉम 2.5 to 9, क्योंकि काइम की ब्लड पीएच होते हैं 2.5, ब्लड पीएच नहीं सॉरी, काइम की पीएच होती है 2.5, जिसको ये जो पैनक्रियाज का बाइकार्बोनेट आयन था वो उस पीएच को बढ़ा करके 9 तक कर देगा, और जिससे कि पैप्सिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये पैनक्रियाज का रोल है भाई। ये एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्ट सिस्टम का जो केमिकल को रिलीज करता है डाइजेशन के लिए। अब जो मैंने आपको कहा था कि अपन उसका मेटाबॉलिज्म कैसे इनका चल रहा होता है कार्ब फार्ब का, वो अपन देखेंगे। तो देखिए पैनक्रियाज और कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज एंजाइम पैनक्रियाज से रिलीज होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट की चेन को स्मॉल चेन में तोड़ देगा। तो लार्ज चेन कौन सी होती है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड से क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड। तो ऊपर देखिए खूब बड़ी चेन है जिसको टूट के दो मॉलिक्यूल आपको ये हेक्सागोनल दिखाई दे रहे हैं। 6 कार्बन की शुगर होती है ना ग्लूकोज, इसलिए हेक्सागोन जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डाइसैकेराइड में तोड़ दिया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइसैकेराइड एंजाइम को रिलीज करेगा जो कि उसको और स्मॉल चेन में तोड़ देगा इंडिविजुअल शुगर मतलब मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड बने, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बन गए। ये काम कौन कर रहा है, अमाइलेज एंजाइम जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये पैनक्रियाज का फंक्शन। अब पैनक्रियाज का प्रोटीन के साथ क्या रोल है भाई, पैनक्रियाज का कार्बोहाइड्रेट के साथ रोल आपने देख लिया कि पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनाएगा। और पैनक्रियाज प्रोटीन में क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है, जहाँ पर कि ये जाकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये लार्ज प्रोटीन की चेन को छोटी चेन में तोड़ेगा, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली काफ़ी बड़ी चेन है, दूसरी वाली देखो बीच बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, वो छोटी चेन है, और लास्ट में तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए भाई। तो ये ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होकर के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और ये ट्रिप्सिन लार्ज प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में तोड़ देगा। फाइनल स्टेप में प्रोटीन का डाइजेशन होता है एरेप्सन के द्वारा, जो कि पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है। ये फिर इस स्मॉल चेन को इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। सिंपल है ना भाई। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन लार्ज चेन को स्मॉल चेन में तोड़ रहा है और फिर पैनक्रियाज एरेप्सन नाम के एंजाइम को रिलीज करेगा जो कि इस छोटी चेन को इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। खत्म। अब आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस किस का चलता है। पहला कार्बोहाइड्रेट का चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होएगा भाई, पॉलीसैकेराइड के साथ में वाटर मिलेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज को डाइसैकेराइड में तोड़ देगा। फिर डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा जो कि डाइसैकेराइड के साथ में वाटर को जोड़ेगा और फाइनली उसको तोड़ देगा मोनोसैकेराइड में। ये एरो आपको ढंग से समझ नहीं आ रहे हों तो जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या प्रोसेस समझा रही हूँ कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। उस पॉलीसैकेराइड के साथ में वाटर जुड़ेगा और पैनक्रियाटिक अमाइलेज से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डाइसैकेराइड के साथ में वाटर जुड़ेगा और इंटेस्टाइन के डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम के द्वारा वो मोनोसैकेराइड में
टूट जाएगा। ये रिएक्शन है। पहले वाली स्लाइड में अपन ने डायग्रामेटिकली इसको पढ़ा था, अब मैं रिएक्शन से बता रही हूँ। इसमें एरो ज़्यादा सही दिए हुए नहीं है। ये जो एरो है ये डाइसैकेराइड प्लस वाटर के सामने आएगा एरो, और फिर सामने मोनोसैकेराइड आएगा और एरो के ऊपर एंजाइम का नाम आएगा। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड प्लस वाटर, फिर सामने एरो। ये वाटर कटा हुआ नहीं है, उसके सामने एरो जो थोड़ा सा गलत हो चुका है, आप सही कर लीजिएगा, टेक्निकल मिस्टेक होती रहती हैं। अब दूसरा, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई? तो पॉलीपेप्टाइड के साथ में वाटर जुड़ेगा, फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन के फ्रेगमेंट बनेंगे, फिर इन प्रोटीन फ्रेगमेंट के साथ में वाटर जुड़ेगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा जो पैनक्रिया से निकलता है, ये फ्रेगमेंट अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे, फिर ये अमाइनो एसिड फ्रेगमेंट के साथ में वाटर जुड़ेगा और अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम जो इंटेस्टाइन से निकल रहा है उसके द्वारा अमाइनो एसिड में ये फ्रेगमेंट टूट जाएंगे। तो देखिए, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन फ्रेगमेंट से अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड फ्रेगमेंट, और अमाइनो एसिड फ्रेगमेंट से अमाइनो एसिड, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड अलग हो जाएंगे। ये प्रोटीन का डाइजेशन है। एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन फ्रेगमेंट में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो पैनक्रिया से निकल रहा है, और अमाइनो एसिड फ्रेगमेंट में अमाइनो पेप्टाइडेज जो इंटेस्टाइन से निकल रहा है। अब भाई, मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डाइजेशन तो अपन ने पढ़ लिया। तो डाइजेस्टेड फूड का जो पैसेज है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से टिश्यू तक और ब्लड और लिम्फ तक जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डाइजेस्टेड फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड तक जाना या लिम्फ तक जाना या टिश्यू तक जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन देखिए भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब का अलग अलग एब्जॉर्प्शन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तो स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, और फिर वो सेल में से निकलते हैं और कैपिलरी में घुस जाते हैं। एब्जॉर्ब होंगे, सेल से निकलेंगे, कैपिलरी में घुस जाएंगे। अमाइनो एसिड एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्रॉस करते हैं और फिर कैपिलरी में घुसते हैं, जबकि वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स वो डाइजेशन हुए बिना ही सीधा डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इनका डाइजेशन नहीं होता, ये सीधा डिफ्यूज़ होते हैं। और ये एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जो है आपके लीवर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। आपको ये लास्ट लाइन दिखाई नहीं दे रही है, मैं बोल रही हूँ, उसको समझिए। एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल लीवर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तो माइक्रोविलाई द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से एब्जॉर्ब होंगे। अमाइनो एसिड एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से कैपिलरी तक जाएंगे, और वाटर, विटामिन, मिनरल तो बिना डाइजेस्ट हुए सीधा डिफ्यूज हो जाएंगे। अब जो विलाई ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करी थी, देखिए विलाई कैसी दिखाई दे रही है। बीच में लैक्टियल दिखाया गया और साइड में ब्लड वेसल, रेड कलर से आर्टरी, ब्लू कलर से वेन दिखाई गई है। हर एक विलस में कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है और एक लैक्टियल पाया जाता है। कैपिलरी नेटवर्क और लैक्टियल, आपको ये ब्रांच दिख रही हो तो कैपिलरी नेटवर्क है, और बीच में जो लाल रंग की थोड़ी सी मोटी स्ट्रक्चर दिख रही हो लैक्टियल है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कैपिलरी नेटवर्क में जाता है, जो आपको दिखाई दे रही है। और फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, लैक्टियल के बारे में समझा रहे हैं। जो कार्ब और प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है वो तो कैपिलरी नेटवर्क में एब्जॉर्ब होएगा, और जो फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब होगा। लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल है। लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल होती है लैक्टियल, जिसमें फैट जाएगा, और ब्लड वेसल की भाई कैपिलरी नेटवर्क है ही यहाँ पर। अब अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होने के बाद? तो मॉलिक्यूल एपिथेलियल सेल में पास होंगे, फिर वहाँ से कैपिलरी की विलस में कैपिलरी वॉल में जाते हैं और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी ज्वाइन होती है
और ज्वाइन होकर के वेन्स बनाएगी, वेन्स ज्वाइन होकर के लार्ज वेन बनाएगी जिसको आप हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को लीवर तक लेकर के जाएगी, फिर लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा वो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जो है, और वहाँ पर उसका ऑल्टरेशन यानी मेटाबॉलिज्म चलेगा, और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो लीवर से रिलीज़ होंगे जनरल ब्लड सर्कुलेशन में। तो जो फूड मॉलिक्यूल लिया वो पहले एपिथेलियल में पास हुआ, एपिथेलियल से कैपिलरी की वॉल में विलस से, और फिर ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में ही कैपिलरी हैं बेचारी, ये कैपिलरी ज्वाइन होकर वेन बनाएगी, वेन ज्वाइन होकर लार्ज वेन जिसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को लीवर तक लेकर के जाएगी, लीवर में वो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट स्टोर होकर के ऑल्टर्ड होगा, और फिर जनरल ब्लड सर्कुलेशन में वो रिलीज़ हो जाएगा। ये फैट का एब्जॉर्प्शन देखिए, लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट बाइल के सॉल्ट साथ मिक्स हुई, छोटी छोटी सेल में मिसल्स में टूटी, पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ में मिली और फिर एब्जॉर्ब हो गई। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में दिखाया गया है। फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मोनोग्लिसराइड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक गए, ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस हुआ, काइलोमाइक्रोन वगैरह। ये आपको जो है पूरा डिटेल में आपके बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपने ये चीज़ें पढ़ी है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होता है भाई एब्जॉर्प्शन के बाद में, तो मॉलिक्यूल एपिथेलियल में गए, फैट के साथ में वापस से रिकम्बाइन हुए एपिथेलियल सेल के अंदर, फिर फैट लैक्टियल में घुसा, क्यों लैक्टियल में जा रहा है भाई, कार्ब प्रोटीन तो गए थे ब्लड वेसल में, ये लैक्टियल में जाएगा। लैक्टियल में लिम्फ पाया जा रहा होता है, लैक्टियल के फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं, वो लिम्फ उस फैट के साथ मिलेगा, उसको आप काइल कह देते हो। फैट में लिम्फ का मिलना क्या बनाएगा, काइल बनाएगा। ये लिम्फेटिक वेसल फिर डिस्चार्ज कर देगी इस काइल को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो एपिथेलियल सेल वहाँ पे फैट का रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर फैट लैक्टियल में घुसेगा, फिर लैक्टियल में लिम्फ के साथ में फैट मिलेगा जिसको आप काइल कह देते हो, फिर ये लिम्फेटिक वेसल इस काइल को ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छे एरो से समझाई गई ये चीज़ें, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही बताना है, क्योंकि लिख कर के अपन इंग्लिश से कबाड़ा करें अपने आंसर का, उससे बेटर है कि अपन एरो बना करके ये अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाएं। बस इसके साथ आपके जनरल डाइजेशन का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस डाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आप ये क्लास अटेंड करिएगा अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको डाउट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।